सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, आज हम न्यू टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। हम यहां पे देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, और यहाँ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें ये मालूम चलता है कि आखिर ये सेल डिविजन होता क्यों है। अगर स्पेशली हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस जो है कोई भी सेल क्यों परफॉर्म करता है, उसमें समसूत्री विभाजन क्यों होता है, इसके पर्टिकुलर फिनोमिना को, इसका जो भी प्रोसेस होता है, उन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और इसी पर्टिकुलर रीजन को समझाने के लिए यहां पर एक थ्योरी की बात करेंगे, जिसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हर्टविग। क्या नाम था? हर्टविग एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि कोई भी सेल जो है उसमें माइटोसिस आखिर होता क्यों है। राइट, इसको हम नए स्लाइड पे लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा लॉजिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे स्टडी करने वाले हैं कि आखिर अगर हम बात करते हैं किसकी, मैंने कहा आखिर अगर हम बात करें बेसिकली किस प्रोसेस की, माइटोसिस की, कि व्हाट इज द कॉज फॉर द माइटोसिस, कौन से स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो माइटोसिस शो करने के लिए किसी भी सेल को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए हम उसको क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं माइटोसिस या फिर कोई भी सेल डिवीजन क्यों होता है। तो मैंने कहा कॉज ऑफ माइटोसिस हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कॉज ऑफ माइटोसिस या फिर रीजन बिहाइंड द माइटोसिस, कि समसूत्री विभाजन क्यों होता है। हम इन तीनों ही टाइप्स के जो है सेल डिवीजन को वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम सेल साइकिल की बात करेंगे, उसके बाद वन बाय वन इन तीनों ही टाइप्स के डिवीजन के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कॉज ऑफ माइटोसिस को समझाने के लिए मैंने कहा एक थ्योरी दिया गया था, इस थ्योरी को पहले हम स्टडी करते हैं। वो कौन सा थ्योरी था? तो समसूत्री विभाजन के पीछे जो कारण छुपा होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया गया, और ये थ्योरी होता है कर्ण प्लाज्मा थ्योरी। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है कर्ण प्लाज्मा थ्योरी। अब ये कर्ण प्लाज्मा थ्योरी क्या है, इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन हम इससे पहले देखते हैं कि कर्ण प्लाज्मा थ्योरी अभी अभी मैंने बताया था किन्होंने दिया था। मैंने कहा कर्ण प्लाज्मा थ्योरी एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हर्टविग। क्या नाम था? हर्टविग नाम था। हर्टविग ने कर्ण प्लाज्मा थ्योरी जो है प्रपोज किया था। अब ये कर्ण प्लाज्मा थ्योरी में किस तरह से माइटोसिस के पीछे रीजन को बताया गया, हम ये देखने वाले हैं। मैं आपको यहां बता दूं, इन्होंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर अगर माइटोसिस प्रोसेस की बात करते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। एक ऐसा फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे हम टर्म्स में या फिर सिंबल में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कहा जाता है KI। क्या कहते हैं इसे KI कहते हैं। तो हम यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो क्या होता है। देखिए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को और कौन कौन सा टर्म जो है वो यूज किया जाता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के लिए। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ही क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे ही कहा जाता है न्यूक्लियो। मैंने कहा इसे क्या कहते हैं? इसे ही न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के साथ साथ इसको क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो। क्या कहते हैं? सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो। इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। बस मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है। इससे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के लिए। तो मैंने कहा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स विच इज जनरली रिप्रेजेंटेटेड बाय KI, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसी को कहते हैं सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो।
रेशियो, राइट। हम इसको जो है 1 by 1 क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। किसी भी सेल के लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है KI, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स KI इज इक्वल टू V न्यूक्लियस। क्या होता है, मैंने कहा V न्यूक्लियस अपॉन V साइटोप्लाज्म। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर ये सारे जो टर्म्स है उसका मीनिंग क्या होता है, V न्यूक्लियस क्या होता है, V साइटोप्लाज्म क्या होता है, हम इन सभी टर्म्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। देखिए मैंने कहा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये तो KI क्या है, मैंने कहा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है। यहाँ पर V न्यूक्लियस अपॉन V साइटोप्लाज्म, ये पर्टिकुलर मैंने क्या बताया है आपको, ये बताया है मैंने क्या, ये जो VN होता है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर VN का मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है, यहाँ पे VN का मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ, इसे क्या कहते हैं, इसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। बेसिकली जो केंद्रक का जो आयतन होता है उसे हम Vn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये जो Vc आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बेसिकली क्या, इसे कहते हैं वॉल्यूम, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य का जो आयतन होता है इसको मैंने क्या किया है, Vc से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए इसका फॉर्मूला फिर क्या हो गया कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से मैं एक कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं, ये क्या हो सकता है, यहां पर अगर आप कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का रिलेशन देखें किसके साथ, मैंने कहा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का रिलेशन अगर हम देखते हैं किसके साथ, मैंने कहा अगर हम इसके पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ देखते हैं तो जनरली कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। मैंने कहा ये क्या होते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का, वो जनरली किसके वितक्रमानुपाती होता है, बेसिकली ये जो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ साथ, तो यहां पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिकली अगर किसी भी सेल के लिए Vc मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म की वैल्यू क्या हो, मैंने कहा ज्यादा हो, तो उसके लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेल के लिए अगर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने कहा कम होता है, तो उसके लिए क्या होता है, मैंने कहा उसके लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैंने यहां पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे पर्टिकुलर रिलेशन क्या है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेशियो के लिए। मैंने कहा बेसिकली ये जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर हम ये कहेंगे तो उससे क्या होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर किसी सेल के लिए ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम होगा, या फिर हम इसको ये कहें कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वितक्रमानुपाती होते हैं। हम इसको देखने वाले हैं। अब देखिए हम सीधे ही लीड करते हैं इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को हमें और कैसे एक्सप्लेन करना होता है, इसको हम कैसे डिटेल में स्टडी करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, यहां पे आपको समझाऊंगा कि बेसिकली यहां पर क्या कह रहे हैं हम, कि ये कोई भी एक सेल है। यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने कर्ण प्लाज्मा थ्योरी में बोला क्या। यहां पर हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में हमने स्टडी किया, और हम यहां पे देखने वाले हैं कि अगर हम किसी सेल की बात करते हैं, मैंने कहा ये सेल है और इस सेल में बीच में क्या है, मैंने कहा इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, मैंने कहा इस सेल का न्यूक्लियस है, मतलब इसका केंद्रक है। अगर ये सेल है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा यहां पर आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा कोशिका द्रव्य जो है यहां पर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली अगर ये सेल है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, यहां पर साइटोप्लाज्म क्या है, प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहां पे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो है यहां पे प्रेजेंट होता है। ये कोई कोशिका है, बीच में इसका केंद्रक है और इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य प्रेजेंट है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि इस कर्ण प्लाज्मा थ्योरी के बेस पर क्या बोला हर्टविग ने, मुझे वो समझाना है। अब देखिए जैसे ही ये सेल है, मैंने कहा ये कौन सा सेल है, मैंने कहा ये जो है एक स्मॉल सेल है। क्या है, ये एक स्मॉल सेल है, एक छोटी कोशिका है। और इसमें समय के साथ क्या देखा जाता है, मैंने कहा अगर ये सेल में क्या हो जाए, अगर ये कोशिका अवृद्धि की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, अगर इसमें ग्रोथ होता है तो बेसिकली हम क्या कहते हैं,
यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस स्मॉल सेल में क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, तो बेसिकली इसका साइज क्या हो जाएगा, ऑल ओवर साइज जो है वो बढ़ जाएगा। मैंने कहा यहां पर ये देखिए, मैंने कहा ये सेल है और इसका साइज क्या हो गया है, ये इनलार्ज हो गया है, साइज में क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस लार्ज सेल में जो बेसिकली स्मॉल सेल के ग्रोथ के बाद बने हैं, यहां पर भी तो क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इसके पास भी क्या है, कोशिका द्रव्य है। लेकिन आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जब स्मॉल सेल से लार्ज सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पे न्यूक्लियस के साइज में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। यहां पे सेल का जो ऑल ओवर साइज होता है वो चेंज होता है, जो कोशिकाओं का जो एक टोटल जो आकार होता है वो चेंज हो रहा है। यहां पे केंद्रक के आकार में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए यहां पर हम लीड करते हैं सीधे ही कि यहां पर ये पर्टिकुलर सेल कौन सा है, ये सेल है लार्ज सेल। क्या है ये, मैंने कहा ये सेल कौन सा है, ये सेल लार्ज सेल होता है। अब देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो स्मॉल सेल ने ग्रोथ के बाद क्या बनाया है, लार्ज सेल बनाया है। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा यहां पर अगर स्मॉल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो साइटोप्लाज्म होता है वो जनरली क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल सेल के लिए कोशिका द्रव्य का आयतन कम होता है। मैंने कहा यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, मैंने कहा ये कम होता है। और अगर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम होता है तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने कहा उस पर्टिकुलर सेल जिसके लिए वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम हो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने कहा यहाँ पर इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए हम अगर लार्ज सेल की बात करते हैं, एक बड़ी कोशिका की बात करते हैं, मैंने कहा यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है क्या होता है, यहां पे लार्ज सेल के लिए जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है वो जनरली क्या होता है, मैंने कहा ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या होता है, मैंने कहा इसके लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू क्या है, मैंने कहा कम है। राइट, एक बार और हम रिपीट करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या देखने को मिला कि अगर हम स्मॉल सेल की बात करते हैं तो इसमें वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम होता है, कोशिका द्रव्य का आयतन एज कंपेयर टू द लार्ज सेल क्या होता है, कम होता है। इसीलिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई स्मॉल सेल के लिए, ज्यादा। लेकिन अगर हम लार्ज सेल की बात करते हैं तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्मॉल सेल। इसीलिए इसके लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, मैंने कहा ऑटोमेटिकली ये कम हो गई। अब हम यहां पे स्टडी करते हैं कि अगर यहां पे स्मॉल सेल के लिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो कहते हैं स्मॉल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये मोर एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये मोर एक्टिव होते हैं, अत्यधिक सक्रिय होते हैं एज कंपेयर टू द लार्ज सेल। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। और देखिए ये जो लार्ज सेल होता है इसे हम कहते हैं इट इज अ लेस एक्टिव सेल। ये क्या होते हैं, ये लेस एक्टिव होते हैं, ये जो है स्मॉल सेल के कंपेरेटिवली ये जो है कम सक्रिय होते हैं। मैं वापस से एक बार रिवाइज करने वाला हूं कि अगर हम स्मॉल सेल की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल सेल ने वृद्धि की प्रक्रिया को दर्शा करके ग्रोथ करके लार्ज सेल में चेंज हो गए। यहां पे अगर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा है और ये कैसे हैं, मोर एक्टिव हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज्यादा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। और क्यों कम होगी, इस फॉर्मूला के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहां पर ये जो लार्ज सेल है वो क्या हो गया है, मैंने कहा ये कम सक्रिय होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। लेकिन हम यहां पे क्या देखते हैं कि अगर हम इस स्मॉल सेल की बात करें तो इसका जो केंद्रक है वो इसके पर्टिकुलर जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं सेल में, तो उसका केंद्रक उस पे क्या करेगा, स्मॉल सेल में अच्छे से कमांड कर पाएगा, उसको अच्छे से निर्देशित कर पाएगा। राइट, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लार्ज सेल की बात करते हैं तो लार्ज सेल में जो न्यूक्लियस होता है जनरली वो अपने साइटोप्लाज्म और जो उस सेल के जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जो भी जैविक क्रियाएं होते हैं, उसको अच्छे से जो है कंट्रोल नहीं कर पाएगा, प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये जो सेल होता है, ये जो लार्ज सेल होता है, इसका कंट्रोल नहीं रहता। मैंने कहा इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस के थ्रू इस पर्टिकुलर ऑल ओवर साइज ऑफ सेल पर कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए ये कितने सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, मैंने कहा ये फर्दर
2 सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये रीजन जो है बताया गया किस पर्टिकुलर थ्योरी में, मैंने कहा ये जो कर्ण प्लाज्मा थ्योरी होता है विच वॉज गिवेन बाय द हर्टविग, इसमें इस तरह से जो है माइटोसिस क्यों होता है, समसूत्री विभाजन का जो प्रोसेस होता है वो आखिर किसी भी सेल में क्यों देखने को मिलता है, ये बताया। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगेन कॉज ऑफ माइटोसिस को समझते हैं वन मोर टाइम, क्योंकि ये सारा जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो स्टेटमेंट जो भी मैंने बताया है, ये कंसेप्ट जो मैंने बताया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सा कारण दिया गया था, उसको पर्टिकुलर उसके रीजन को समझाने के लिए कर्ण प्लाज्मा थ्योरी दिया गया। कर्ण प्लाज्मा थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मैंने कहा ये हर्टविग थे। हर्टविग ने बेसिकली कैसे समझाया, हर्टविग ने अपने कर्ण प्लाज्मा थ्योरी को किस पर्टिकुलर फैक्टर को यूज करके समझाया, मैंने कहा इट वाज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है इसी को न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं, इसी को सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो भी कहा जाता है। अब देखिए अगर हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करें तो KI जो होता है वो बेसिकली किस पर्टिकुलर 2 कंपोनेंट का रेशियो होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब ये है कि केंद्रक का आयतन कोशिका द्रव्य का आयतन का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। अब देखिए मैंने कहा ये कोई स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल से लार्ज सेल का फॉर्मेशन होता है और स्मॉल सेल जो है वो मोर एक्टिव होते हैं, लार्ज सेल लेस एक्टिव होते हैं, इसको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो कंक्लूजन पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो स्मॉल सेल होते हैं वो जनरली इसके न्यूक्लियस का इसके सेल के ऊपर क्या रहता है, अच्छे से कमांड रहता है। लेकिन अगर जैसे ही ये ग्रोथ शो करते हैं तो लार्ज सेल के न्यूक्लियस का उस पर्टिकुलर सेल के बायोलॉजिकल फंक्शन पे या उसके जैविक क्रियाओं पे क्या नहीं होता, मैंने कहा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए ये आगे फर्दर 2 सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर ये एक्सप्लेन किया गया था कर्ण प्लाज्मा थ्योरी, जो कि बेसिकली इसे देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, मैंने कहा ये हर्टविग थे। हमने यहाँ पे इन सभी प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो भी सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं उसके पर्टिकुलर टाइप्स को देखा, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उस टर्म को दिया किसने, ये सेल डिवीजन कैसे मालूम चला, बेसिकली न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए हमने रुडोल्फ विर्चो का सेल ऑफ लिनिएज पढ़ा था। मैंने कहा आपकी जो लॉ ऑफ सेल लिनिएज होता है वो बेसिकली हम उसको कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। उसके बाद नागेली और स्ट्रासबर्गर ने सेल डिवीजन को समझाने के लिए क्या बताया, वो भी हमने क्या किया, स्टडी किया। यहाँ पर देखिए ये जो कर्ण प्लाज्मा थ्योरी है इसे मैंने डिटेल में आपको बताया, जिसमें हमने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करी।